हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए टेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और आज शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में समझेंगे, स्थलमंडल के बारे में समझेंगे, प्लेटों के बारे में समझेंगे। वहीं अंतर्जनित बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के बारे में समझेंगे। पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में जानेंगे और बहिर्जात बलों में हम अपर्दन और निक्षेपण के बारे में जानेंगे। अपर्दन में हम और निक्षेपण में नदियों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, हिमानी या हिमनद द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, पवन द्वारा अपर्दन और निक्षेपण आदि सभी की प्रक्रियाओं को समझेंगे कि अपर्दन द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये सभी स्थलाकृतियों के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा की गई है। इससे हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभार 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इसकी चर्चा आज शुरू करेंगे। हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें एक कोट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो पहले कोट की चर्चा कर लेते हैं। कोट में है कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख करके गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो यहाँ पे बीकर और गर्म जल में जो कलरदार गोली है वह इंगित करती है पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा को। तो ये उदाहरण के माध्यम से दर्शाया गया है। मैग्मा एक तरल पदार्थ होता है जो भूपर्पटी के अंदर पाया जाता है और जब यह बाहर निकलता है किसी छिद्र से तो इसको लावा बोला जाता है। यदि पृथ्वी के अंदर है तो उसको मैग्मा, जो मैग्मा चैम्बर में व्यवस्थित रूप से भरा रहता है और बाहर इसके निकलते ही इसको लावा बोल दिया जाता है। तो इस कोट को आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। अब हम नीचे भी एक कोट दिया गया है शब्दावली के रूप में, स्थल मंडलीय प्लेट। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि स्थलमंडलीय प्लेट है जो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो महाद्वीप एवं महासागर की सतहें किस पर टिकी हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थलमंडलीय प्लेटों पर। अब हम देखते हैं ऊपर से इस पाठ की चर्चा। तो इसमें स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्रियाकलाप है, इसमें बताया गया है। बताता है कि स्थलमंडलीय जो प्लेट होती है किस कारण से घूमती है। तो इसके घूमने का कारण क्या है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा हैं जिससे प्लेटें गतिशील रहती हैं और प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर ही लगभग इधर उधर हो पाती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं उनकी गति का कारण है मैग्मा, और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि इस क्रियाकलाप में आप
देख सकते हैं। अब हम जैसे कि शुरू में चर्चा किए हैं कि इसके अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं या बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी के सतह के परिवर्तन में कौन से बल उत्तरदायी होते हैं। तो पृथ्वी के सतह परिवर्तन में दो बल उत्तरदायी होते हैं, एक अंतर्जनिक या एंडोजेनिक फोर्स और एक बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। ये दो बल उसके कारण हैं पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के। अब हम आगे देखते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो आकस्मिक गति जैसे भूकंप और ज्वालामुखी ये आकस्मिक गति के उदाहरण हैं। तो आकस्मिक गति किस बल के कारण उत्पन्न होती है, तो अंतर्जनित। इसका वर्गीकरण हम नीचे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो क्वेश्चन आता है भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं किस बल का उदाहरण हैं। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं अंतर्जनित बल का या एंडोजेनिक फोर्स का उदाहरण है। ज़्यादा बेहतर हम वर्गीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब आगे इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे में दिया गया पृथ्वी की गतियों के दो, ये पृथ्वी की गतियां हैं, गतियों के दो कारण हैं। एक है अंतर्जनित बल, एक है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है आकस्मिक और एक है पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल में तीन क्रियाएं आती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। वहीं पटल विरूपणी बल में एक क्रिया आती है जो पर्वत निर्माणकारी बल कहलाता है। पर्वत निर्माणकारी, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पर्वत निर्माणकारी बल किसका रूप है, तो पटल विरूपणी बल का ही भाग है। या पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं किस बल का उदाहरण है, तो वो पटल विरूपणी बल का उदाहरण है। और आकस्मिक बल, इनमें से कौन सी क्रियाएं आकस्मिक बल के कारण होती हैं, तो भूकंप देगा, ज्वालामुखी, भूस्खलन, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम सेट का हो, चाहे सीटी टेट का हो, चाहे वर्ग 1 का हो, चाहे वर्ग 2 का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस का हो, या फिर यूपीएससी और एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो। सभी में ये बल तर्क के रूप में पूछे जाते हैं। वहीं बहिर्जात बल की यदि बात करें तो बहिर्जात बल में अपर्दन और निक्षेपण मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अपर्दन जो होता है तो किसी भाग का कटाव होना, और निक्षेपण का मतलब है कि निक्षेपित यानी लास्ट का बचा हुआ जो होता है। जैसे नदी अपर्दन कार्य करती है जब गतिशील क्रिया में रहती है। लास्ट में जब अत्यधिक भार कटाव के कारण नदी अपने वृद्धावस्था पर पहुंचती है तो उस गाद या उस अवसाद को समतल मैदानों में गति उसकी धीमी होने के कारण नहीं बहा पाती है, भार बढ़ जाता है तो उसको छोड़ना शुरू कर देती है, अर्थात उसको निक्षेपित करना शुरू कर देती है। तो ये है निक्षेपण और अपर्दन। तो इसमें 4 क्रियाओं के माध्यम से बताया गया है कि नदियों द्वारा या बहता हुआ जल किस प्रकार से अपर्दन करता है और निक्षेपण करता है। पवन किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण कार्य करती है। समुद्री तरंग किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण कार्य करती है। वहीं हिमनद अर्थात बर्फ़ की नदियाँ किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। निक्षेपण अत्यधिक तीव्र तब होता है जब वो अपनी युवावस्था या चरम अवस्था पर गतिशील अवस्था में होते हैं, तब अपर्दन का कार्य होता है। और निक्षेपण का कार्य तब होता है जब उनकी वृद्धावस्था, किसी भी चीज़ की वृद्धावस्था आती है, अर्थात उनमें अब वह शक्ति निहित नहीं रह जाती है कि वो अत्यधिक भार का वहन कर सके, तो वह उस भार को छोड़ना शुरू कर देती है, अर्थात वह भार अब वह उतनी क्षमता नहीं रखती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको
परिवहन कर सके, इसलिए वह छोड़ना शुरू कर देती है, अर्थात निक्षेपित करना शुरू कर देती है। तो आइए अब इन सभी बलों की और क्रियाओं की आगे विस्तृत चर्चा की गई है, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अंतर्जनित बल का एक उदाहरण है जो ज्वालामुखी, उसके बारे में चर्चा की गई है, उसका डायग्राम भी दिया गया है। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भूपर्पटी का खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। या ज्वालामुखी के मुख को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में कौन से पदार्थ शामिल हैं? तो उसमें गैस व राख शामिल है, जलवाष्प भी शामिल है, बहुत सारे पदार्थ शामिल हैं। तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, निकास नली, लावा। मैं बताया था कि जब तक मैग्मा, ये मैग्मा चेम्बर है, तो जब तक लावा भूपर्पटी के अंदर या मेंटल जो परत है पृथ्वी की उसके अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। और जैसे ही यह बाहर निकलता है मैग्मा तो उसको लावा बोला जाता है। इसमें मेंटल और भूपर्पटी दिखाया गया है। शब्द उत्पत्ति भी इधर दिया गया है। एंडो मतलब अंतः और एक्सो मतलब बाह्य, जैसा कि ऊपर दूसरे पैराग्राफ पर चर्चा की गई है। और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल या बहिर्बल। अब हम देखेंगे आगे। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, लेक्चर को एक बार देखिए, सुनिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो पृथ्वी की सतह पर कंपन किसके कारण होता है? तो स्थलमंडलीय प्लेटों पर गति के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप में भी 2-4 बिंदु हैं जिनको याद रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। परिभाषा भले ही ना पूछी जाए, पर अब जो बताने जा रहा हूँ उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चारों पॉइंट ज़रूर आते हैं एग्जाम में। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस बिंदु बोलते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र, या इंग्लिश से आप याद रखेंगे तो फोकस बिंदु, उद्गम केंद्र या फोकस बिंदु कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो हो गया उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ या आरंभ हुआ, उसको हम उद्गम केंद्र बोल दिए। और दूसरी शब्दावली जो है अधिकेंद्र जिसे कहते हैं, तो अधिकेंद्र को इंग्लिश में बोलेंगे ईपी सेंटर। ईपी सेंटर या अधिकेंद्र का मतलब वह होता है कि जब उद्गम केंद्र से भूकंपी तरंगें जहाँ पे सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं और उसका अनुभव किया जाता है, अर्थात उसके लंबवत जिस स्थान पर सबसे पहले वो टकराती हैं, तो उसको बोलते हैं ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। या अधिकेंद्र निकटतम स्थान, भू सतह पर वह निकटतम स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, सभी एग्जामों में आता है। नेट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, वर्ग 1, 2, 3 सभी एग्जाम्स में यह पूछा जाता है। फिर है अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र को हम ईपी सेंटर बोलते हैं जहाँ सर्वप्रथम भूकंपी तरंगें पहुँचती हैं, उसके बाद ये
चारों तरफ फैलना शुरू करती हैं या गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि कहाँ होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक हानि एपिसेंटर में, अधिकेंद्र में होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भूकंप और ज्वालामुखी से। इसका नीचे डायग्राम दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। उद्गम केंद्र बताया गया है, ये उद्गम केंद्र है और ये एपिसेंटर सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे कम है, फिर यहाँ आप दूरी देखेंगे बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुँचेंगी उसको अधिकेंद्र कहेंगे, और जहाँ से उद्गम होता है उसको फोकस बिंदु या उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। प्लेट सीमा कहलाती हैं, ये प्लेट सीमा है, किनारे पर भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, जैसा कि ऊपर अभी हमने पैराग्राफ में चर्चा की है। तो इस प्रकार से हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में चर्चा किए हैं। अभी भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई और यंत्र भूकंप लेखी और रिक्टर पैमाना भी अभी देखेंगे, या रिक्टर स्केल भी अभी हम देखेंगे, उस पर भी चर्चा की जाएगी। उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, इससे, और रिक्टर स्केल जो परिणाम को मापने का कार्य करता है। तो अभी हम उसके बारे में भी चर्चा आगे के पैराग्राफ में शायद दिया होगा, करेंगे। पहले हम कोटेशन देख लेते हैं। एक कोट है, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा गर्म जल करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से दर्शाया गया है। उदाहरण में बताता है, यदि आप गांव में ठीक ठाक ज़िंदगी जिए हैं और देखे हैं तो आप देख सकते हैं या प्रयोग भी कर सकते हैं। आप किसी खुले बर्तन में पानी रख दें और उसको एक पतली प्लेट से ढक दें। उसमें कुछ मटर के दाने जो इजली अवेलेबल हैं मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर रख दें। जब अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ढकी हुई प्लेट कंपित होगी। कंपन होने से उस पर रखे हुए मटर के दाने उस जल में गिर जाएंगे। ये भूकंप की प्रोसेस है। ठीक जैसे मैग्मा चैम्बर में धीरे धीरे गर्म लावा ऊपर आने का प्रयास करता है, धक्का मारता है, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगता है। तो इसको इस कोट के माध्यम से बताया गया है। अब हम देखते हैं अगले कोट को। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। फिर आती हैं एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। इन्हें प्रकाशीय तरंगे भी कहते हैं या द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। इनकी गति पी तरंगों से कम होती है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में गमन करती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में गमन करती हैं। एल तरंगे या धरातली तरंगे भी इनको बोलते हैं, पृष्ठीय तरंगे भी बोलते हैं। तो तरंगे तीनों हैं। पी तरंग 8 किलोमीटर पर सेकंड के गति से गमन करती है। एस तरंगे 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर से एल तरंगे प्रति सेकंड गमन करती हैं। तो इस प्रकार से तरंगे तीन प्रकार की हैं। चूँकि इसमें तीनों के प्रकार बस दिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन तीनों के प्रकार से आता है। हो सकता है कि इनमें से गति किनकी सबसे तेज़ होती है, तो वो पी तरंगे हैं जिनकी गति सर्वाधिक होती है। इनको अनुदैर्घ्य या ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ को प्रकाशीय तरंगे या एस तरंगे जो हैं उनको प्रकाशीय तरंगे भी कहा जाता है। एल तरंगे तीनों के आप नाम याद रखेंगे। सर्वाधिक गति पी तरंगों की होती है और सबसे कम गति एल तरंगों की होती है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं आगे।
यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भूकंप के लिए भविष्यवाणी तो अभी तक नहीं की जा सकती, पर सामान्य तरीके कौन कौन से हैं अनुमान लगाने के। तो उसमें से जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर अर्थात ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाना। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई आकस्मिक घटना यहाँ घटित होने वाली है। तो ये जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये आपको ऑप्शन में देगा वो, और पूछेगा कि इनमें से भूकंप के संभावना का अनुमान लगाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, इनमें से या कारण नहीं है। तो यदि 3 दे दिया, उसमें से एक कोई और कारण दे देगा जो नहीं होगा, तो उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो जो अलग से देगा वो नहीं है। और इनमें से कौन से हैं तो फिर कूट में देगा, 1, 1, 2, 1, 2, 3, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो आप इसको सभी प्रकार से अपनी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप गुजरात में भूकंप आया था, उसकी एक छवि देख सकते हैं, उसका डायग्राम दिखाया गया है। भुज में आया था ये। अब उसकी चर्चा एक इस कोट के माध्यम से दी गई है, उसमें और विस्तृत चर्चा करेंगे भुज के भूकंप की। तो ये भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। नंबर 4 है भुज की तबाही। 4 लाइन, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। नंबर 5 है शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। नंबर 6 है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। नंबर 7 मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो ये बहुत ही घातक, अभी तक का भारत में सबसे घातक भूकंप था, जो 26 जनवरी 2001 में आया था। चूँकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी डेट पूछी जाती है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें से आप इसकी डेट को ज़रूर याद रखें। और भुज, गुजरात, बस। इसके अलावा ये जो डेटा दिया गया है, इसमें से डेटा से क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये जो दिया गया है इसमें से क्वेश्चन आता है। भुज अर्थात गुजरात और 26 जनवरी 2001, इसको आप विशेष रूप से अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, क्वेश्चन यही आता है। अब हम अगला कोड देखते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसे भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो इसमें कभी कभार पूछ देता है, उसमें डेटा दे देगा आपको कि यदि तीव्रता 2.0 है तो उसका प्रभाव क्या होगा, 5.0 है तो उसका प्रभाव क्या होगा, 6.0 है तो उसका, और 7. तो इनको आप क्रमशः याद कर सकते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भूकंप लेखी से और रिक्टर स्केल से, कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिक्टर स्केल है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो रिक्टर स्केल और भूकंप लेखी आप याद रखेंगे।
ये भूकंप लेखी का डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। सुरक्षा के उपाय भी दिए गए होंगे। इसमें हम देखते हैं, ये नीचे के कोट में दिया गया है कि भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं, तो रसोई के काउंटर एवं मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने। दूर किस किस चीज़ से रहना है, तो आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो ये इनका क्रम है कि आप पहले सुरक्षित स्थान, फिर उसके बाद दूर रहना है किन किन चीज़ों से, उसके बारे में बताया गया है। तैयार रहने के लिए और जागरूक करने के लिए, अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करने के लिए बताया गया है, और विश्वास के साथ मुकाबला करने के लिए बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो रसोई काउंटर या दीवार, अंदरूनी कोने, ये सुरक्षित जगहें होती हैं। रहना है दूर किससे, आग लगने वाले स्थान से, आसपास टूट सकने वाले खिड़कियों से और दर्पण या तस्वीर के फ्रेम से, इन चीज़ों से दूर रहना है। अब हम देखते हैं, तो अभी तक हमने देखा ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप में हमने देखा कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, भूकंप की जो तरंगे हैं, तीनों तरंगों के बारे में, उसके अधिकेंद्र, फोकस बिंदु, उद्गम केंद्र यानी, फिर अधिकेंद्र या एपिसेंटर, तरंगें जो चारों ओर फैल रही हैं, उनके सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। उनमें से क्वेश्चन आते हैं। वहीं ज्वालामुखी में हमने देखा मैग्मा चेंबर, मैग्मा के बाहर आने को लावा। अब हम देखेंगे आगे। तो भूकंप, ये अंतर्जात बल के उदाहरण थे कुछ, भूकंप और ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे बहिर्जात बल में प्रमुख स्थलाकृतियाँ जो जल, पवन, हिमनद आदि से निर्मित होती हैं, जिनके अपर्दन और निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनका जिक्र इसमें बताया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। स्थलाकृतियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण का उदाहरण है या कौन सी स्थलाकृति अपर्दन का उदाहरण है। तो मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इसमें शब्दावली आई है अपक्षय और अपर्दन, फिर आती है अपर्दन और निक्षेपण। तो यहाँ समझने वाली बात है अपक्षय और अपर्दन में अंतर। अपक्षय का मतलब ये होता है कि किसी भी दृश्य भूमि में जो भी पदार्थ विघटित होता है उसका परिवहन नहीं होता है, उसका केवल क्षय होता है, उसी के स्थान पर होता है। उससे कोई भी मटेरियल का परिवहन नहीं होता है कि मटेरियल या टूटे हुए कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से ले जाया जाए। तो ऐसा अपक्षय में बिल्कुल भी नहीं होता है। अपक्षय उस क्रिया को कहते हैं जहाँ विघटन तो होता है किसी भी चट्टान के टुकड़ों का या किसी भी वस्तु का, लेकिन उसका परिवहन शामिल नहीं होता है अपक्षय में। लेकिन जब परिवहन शामिल हो जाए तो उसको हम अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन में विघटन होने के बाद चाहे वो जल माध्यम हो, वायु माध्यम हो, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कणों का परिवहन होता है, और जब परिवहन होने लगे तो उसको बोल देते हैं अपर्दन। तो ये रहा अपक्षय और अपर्दन में अंतर। यहाँ अपक्षय में बताया नहीं गया है, आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो प्रक्रम हैं जो दृश्य भूमि में लगातार विघटित होते हैं। पृथ्वी की सतह शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया और अपर्दन की क्रिया में सहायक होते हैं जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटक। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि अपर्दन में कौन से घटक सहायक होते हैं, तो जल, पवन और हिम।
फिर है अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं, जो निक्षेपण कहलाता है, और उससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसलिए लास्ट में बताता है कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य स्थलाकृतियों के निर्माण में कौन कौन से बल या कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे वे बल या वे घटक जिनसे इनका निर्माण होता है स्थलाकृतियों को। तो हम पहले पढ़ेंगे नदी के कार्य। तो आइए चर्चा करते हैं अब नदी के कार्य की, उसके अपर्दन और निक्षेपण की। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो उससे जलप्रपात वाटरफॉल का निर्माण होता है। यहाँ पे कठोर चट्टानों की परत दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये लाइन डायरेक्ट छप के आती है सीटेट एग्जाम के पेपर में कि यदि कोई नदी है वो खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उससे किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो उससे वाटरफॉल या जलप्रपात का निर्माण होता है। अब हम नीचे देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विसर्प किसके निर्माण की, किस प्रक्रम के निर्माण की स्थलाकृति है। तो वो नदी के। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मोड़दार बहने लगती है। इससे बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। बड़े मोड़ जब निर्मित हो जाते हैं उन्हें विसर्प कहते हैं। तो स्थलाकृति का नाम दे दिया जाएगा। कभी कभार सही जोड़ी में भी आ जाता है, एक तरफ विसर्प एक तरफ नदी। इसी प्रकार हिमोड़ दे देगा और एक तरफ हिम नदी। तो ऐसे आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए आएंगे। तो आप इन स्थलाकृतियों के नाम याद रखेंगे। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी में से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चापाकार झील या चाप झील कहते हैं। तो चापाकार झील किसका उदाहरण है। तो वो भी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो इसमें दो स्थलाकृतियाँ हमने देखी अभी तक, तीन। एक वाटरफॉल या जलप्रपात, एक विसर्प और चापाकार झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थ निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान। तो बाढ़कृत मैदान भी नदी द्वारा निर्मित या नदी के अपर्दन क्रिया द्वारा, निक्षेपण क्रिया द्वारा। तो कभी कभार अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति और निक्षेपण क्रिया द्वारा। तो ये बाढ़ का मैदान जो है ये निक्षेपण क्रिया का उदाहरण है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर है नदी के उत्थित तटों पे तटबंध कहते हैं। नदी के जो उत्थित तट अर्थात ऊपर उठे हुए तट होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। तो यह स्थलाकृति भी नदी द्वारा निर्मित होती है। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में आप याद रखेंगे जलप्रपात, विसर्प, चापाकार झील या चाप झील, बाढ़कृत मैदान और तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे एक कोट देख लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। आप इनके नाम विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कहाँ है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। इसका नाम क्या है। तो एंजल जलप्रपात इसका नाम है, जो कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। अन्य जलप्रपातों में आप याद रखेंगे कि उत्तर अमेरिका और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित कौन सा है। तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है।
और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन देगा उत्तर अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। वहीं विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो इसमें ऑप्शन देगा आपको अफ्रीका या जाम्बिया या जिम्बाब्वे। वहीं यदि हम विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो इस प्रकार से आप इनको विशेष रूप से याद रखेंगे और नोट करेंगे, एक एक लाइन में इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात की इमेज भी दी गई है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नदी जब कई धाराओं में बट जाती है तो उसको वितरिका कहते हैं, ये दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखें कि नदी कई धाराओं में जब बट जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नदी वितरिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी इस पर कि निक्षेपण कार्य समतल मैदानों में जब नदी अत्यधिक अवसाद को ढोने में असमर्थ या वृद्धावस्था में आ जाती है तो निक्षेपण का कार्य करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। भारत में आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि लास्ट स्टेज में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में नदी किसका निर्माण, कभी कभार क्रम से स्थलाकृतियों को सजाने का आ जाता है कि आप स्थलाकृतियों के जो ये नाम दिए गए हैं इनको क्रम से सजाइए कि पहले किस चीज़ का निर्माण होगा और अंत में किसका होगा। इसमें दिया गया है कि आप विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढिए और जो डेल्टा बनाती हों। यहाँ पे बताया गया है कि वितरिका कौन सी है और मुख्य नदी, ये पूरा नीचे का ये डेल्टा वाला भाग कहलाएगा, ये जमा हो रहा है जो, और ये कई भागों में बट रही है, इसको बोलेंगे वितरिका, मुख्य नदी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब हमने नदी की स्थलाकृतियों की चर्चा कर ली, अब आते हैं समुद्री तरंग के कार्य। तो अभी तक हमने नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उसमें जलप्रपात, विसर्प, वितरिका, बाढ़कृत मैदान, तटबंध आदि का अध्ययन किया, और अब हम चर्चा करेंगे समुद्री तरंग के कार्यों के बारे में। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन स्थलाकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो इसमें कुछ स्थलाकृतियों के नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये डायग्राम भी बताए गए हैं। स्टैक, समुद्री गुफा, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसमें जो चर्चा की गई है, जो आपको याद रखना है, जो स्थलाकृतियाँ हैं इसमें, तो आप इनमें से याद रखेंगे। एक समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या है, तो समय के साथ बड़ी एवं चौड़ी होती जाती है जब समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब लहर समुद्र की लगातार यहाँ टकराएगी तो धीरे धीरे क्या करेगी, चट्टान को काट देगी और एक दरार के रूप में उसको विकसित कर देगी, जिसको हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केवल छत बची है और सीधे आर पार दिखने लग गया जल, जिसे हम क्या बोलेंगे, तटीय मेहराब। जब केवल छत बचे उसको हम तटीय मेहराब बोलेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप MCQs में जा कर के देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन
नहीं बनते हैं। फिर है लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी स्थलाकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पे स्टैक भी बताया गया है कि यहाँ से ब्रेक कर दिया गया है, छत को ब्रेक कर दिया गया है, पूरा चट्टान का टुकड़ा अलग कर दिया गया है अपर्दन कार्य के द्वारा। तो इस प्रकार से स्टैक का निर्माण होता है। फिर समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो इसमें से आप स्थलाकृतियों के नाम याद रखेंगे, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृगु और पुलिन। किसके कार्य हैं? तो समुद्री तरंगों के कार्य हैं। समुद्री तरंगों के कार्य हैं। इनके आप पांचों के नाम याद रखेंगे क्रम से, समुद्री गुफा, फिर तटीय मेहराब, फिर ज़्यादा अपर्दन हुआ तो स्टैक, और फिर ज़्यादा अपर्दन हुआ तो समुद्री भृगु, और अधिक हुआ तो समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो हिमनद के कार्य आएंगे, अर्थात बर्फ़ की नदियों द्वारा किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण कार्य किया जाता है। अभी तक हमने देखा नदी द्वारा अपर्दन और निक्षेपण और उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। फिर हमने देखा समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, निक्षेपण और अपर्दन द्वारा। अब हम देखेंगे हिमनद के कार्य। तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी, पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गुलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य पर का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो आप याद रखेंगे ये हिमनद हिमोड़ किसके निक्षेप से निर्मित है? तो हिमनद के, हिमनदी द्वारा। हिमनदी मुख्यतः क्या है? तो हिमानी या बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों, गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करके साथ में बहाती है, अर्थात इनका अपर्दन करती है और अपने साथ बहा करके ले जाती है। हिमनद गहरे गर्तों का भी निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के पिघलने से गर्तों में जल भर जाता है। गर्त अर्थात गड्ढे। जब गड्ढों में, ये बहुत बड़े होते हैं, जब गड्ढों में जल भर जाता है तो उसमें से सुंदर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक, और जब ये सैल जो वहाँ से अपर्दित हुए हैं हिमनद द्वारा, वो जब निक्षेपित हो जाते हैं तो उनको हिमनद मोड़ या हिमोड़ कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पवन के कार्य कि अर्थात पवन कैसे निक्षेपण और अपर्दन का कार्य करती है और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु इनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस या बालू का मैदान या लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। पवन ज़्यादातर कार्य कहाँ करती है? तो रेगिस्तान वाले इलाके में करती है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण के प्रमुख कारक हैं। रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक कौन सा तत्व है? तो उसमें से पवन है। इसको आप नोट कर लीजिए। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। तो छत्रक सैल किसका उदाहरण है या किस घटक के द्वारा निर्मित है? तो पवन द्वारा निर्मित है। पवन द्वारा अपर्दन से निर्मित होती है छत्रक सैल। तो इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह किसके द्वारा निर्मित है? तो पवन द्वारा, जल द्वारा, हिमानी द्वारा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। समांतर छत्रक सैल कैसे निर्मित होती है? तो पवन ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत क्या करती है? निचली भाग को आसानी से काट देती है। जब निचले भाग को आसानी से काट देती है तो ऊपर
छाते के आकार का निचला भाग संकरा और ऊपरी भाग चौड़ा हो जाता है, जिसे हम छत्रक शैल बोलते हैं। तो इस प्रकार से वह अपर्दन का कार्य करती है। पवन चलने के साथ अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन बहाव रुकता है तो रेत गिर करके छोटी पहाड़ी का रूप धारण करती है, जिसे हम बालू का टिब्बा कहते हैं। तो बालू का टिब्बा, बरखान भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसमें नहीं दिया गया है पर आप नोट करिए, बरखान और लोएस। जब ये बहुत बड़े क्षेत्र पर निक्षेपित हो जाते हैं बालू के कण, तो उसको हम लोएस का मैदान, लोएस के मैदान सर्वाधिक चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। चीन का भी यहाँ जिक्र है, उसको भी आप एक सरसरी निगाह में आप नोट कर लीजिए, कभी पूछ सकता है। लेकिन आपको बालू का टिब्बा, लोएस और बरखान ये ज़रूर याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। इसके कुछ सही उत्तर आपको चुनने हैं। समुद्री तरंगों की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो शैल नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? तो हिमनद के निक्षेपण में हिमोड़ का निर्माण होता है। आप सही आंसर इसको लगाइए। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? तो आकस्मिक गतियों के कारण भूकंप होता है और ज्वालामुखी, तो इसमें भूकंप नहीं है, ज्वालामुखी ऑप्शन सही होगा। छत्रक शैलें पाई जाती हैं। अभी हमने देखा कि रेगिस्तान में पवन द्वारा अपर्दन के कारण छत्रक शैलों का निर्माण होता है। चापाकार झील कहाँ पाई जाती थी? तो चापाकार झील हमने देखा था कि नदी घाटी में पाई जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पांचों क्वेश्चनों को भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से अंतर्जात बहिर्जात बलों के कारण और उनके घटकों के कारण स्थित या निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा और अध्ययन किया, जिसमें हमने जल की क्रिया या नदी द्वारा क्रिया, अपर्दन और निक्षेपण के कार्यों को, नदी के अपर्दन और निक्षेपण के कार्यों को समझा। उसके बाद हमने हिमनद या बर्फ़ की नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। वहीं हम ज्वालामुखी और भूकंप की चर्चा किए हैं। भूकंप मापने की इकाई क्या है, यंत्र कौन से हैं, भूकंप की तरंगें कौन कौन सी हैं, भूकंप के उद्गम केंद्र को किस नाम से जाना जाता है, भूकंप का उद्गम केंद्र के अलावा भूकंप जहां सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं इस पाठ में अध्ययन से स्पष्ट होती हैं। ईपी सेंटर, फोकस बिंदु आदि की चर्चा की गई है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लगातार सतत जुड़े रहिए, अभ्यास करिए। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई 2024 में होगा उसमें ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। जब पेपर आपके सामने आएगा, यदि आप लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो आप स्वयं उसका परिणाम देख लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।